जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, हमारे किसानों की मांगे पूरी करो। हमारे हरियाणा सरकार, हमारी केंद्र सरकार किसानों और जवानों के बीच जंग करना बंद करो, देश में नफरत फैलाना बंद करो। महिला पहलवान बेटियों को न्याय दो, डॉक्टर प्रोफेसर रितु को न्याय दो, मणिपुर की बेटियों को न्याय दो और देश के अलग अलग प्रांतों से जो 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं, हमारे केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि देश के इतने सारे मुख्यमंत्रियों के होते हुए, केंद्र सरकार के होते हुए, इतने सारे एजेंसियों और पुलिस प्रशासन के होते हुए देश से 13.5 लाख बेटियां गायब कैसे हो गई। अपनी किसानों को रोकने के लिए आपने सड़कें जाम कर दी। आपने उन अपराधियों को क्यों नहीं रोका जिन्होंने देश से 13.5 लाख बेटियों को गायब किया। इस प्रकार की बर्बरता देश की बेटियों के साथ आखिर प्रत्येक राज्यों के प्रशासन, शासन और केंद्र सरकार क्या कर रहा है। कैसे देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। आप अपने किसानों और जवानों के बीच में जंग कर रहे हो और देश की बेटियां इस तरह से गायब हो गई। आपसे वो अपराधी नहीं रोके गए जिन्होंने देश की बेटियों को गायब किया। आपको मणिपुर के अपराधी नहीं रोके गए जिन्होंने सरेआम बेटियों को निर्वस्त्र किया। आपसे वो ब्रिजभूषण नहीं रोका गया जिन्होंने महिला पहलवानों का शोषण किया। आपसे वहां पे विश्वविद्यालय में, दिल्ली के विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर नहीं कुलपति नहीं रोकी गई जिसने डॉक्टर रितु बेटी को के साथ भेदभाव किया, दुराचार किया। आप अपराधी को नहीं रोक रहे हैं, आप देश के किसानों और जवानों के बीच में जंग कराओगे। जो चीज आपको रोकनी चाहिए थी, देश से अपराध रोकना चाहिए था, नशा रोकना चाहिए था, नफरत रोकनी चाहिए थी, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार रोकने चाहिए थे, वो तो आपसे रुकते नहीं क्योंकि स्वयं आप ही उसमें इन्वॉल्व हो। आपसे आतंकवादी हमला नहीं रुकता और आप अपने देश के जवानों और किसानों के बीच में जंग कर रहे हो। मैं तो कहना चाहूंगी साथियों, इन तमाम चीजों के पीछे हर उस राज्य के सरकारें और केंद्र सरकार न केवल जिम्मेदार है बल्कि अपराधी भी है साथियों। मैं तो आरोप लगाती हूँ, यदि नहीं है तो हमारी केंद्र सरकार हमें जवाब दें कि हमारे देश से 13.5 लाख बेटियां कैसे गायब हो गई। आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीटते हैं। 13.5 लाख साथियों कोई मामूली बात है। भेड़ बकरियों की तरह बेटियों को बेचा खरीदा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। जानवर भी इस तरह के कुकृत्य नहीं करते हैं। जवाब दें हमारे केंद्र सरकार, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, शासन प्रशासन, देश की सभी एजेंसियां हमें जवाब दें कि देश से 13.5 लाख बेटियां कहां गायब हो गई। यदि रोकना है केंद्र सरकार को तो अपराधियों को रोकें, किसानों को नहीं। रोकना है तो भ्रष्टाचारियों को रोकें, रोकना है तो आतंकवादियों को रोकें, रोकना है तो हर उस जो नफरती गैंग है उनको रोकें। अब आपका चैनल, देश जो ये हमारा राष्ट्रीय चैनल है, मीडिया चैनल हैं, वो तो नफरत फैला रहे हैं देश में, इनको रोकें, ना कि अपने किसानों को। साथियों, आज का मुद्दा मेरा मानव मूल्यों पे है और मानव मूल्यों से पहले मैं एक शेर सुना देना चाहती हूँ कि सिर्फ शरीर के मरने के लिए मौत नहीं कहा जा सकता, जमीर के मर जाने से भी शरीर जो है वो मुर्दाई हो जाता है। साथियों, मरा हुआ शरीर से आत्मा की मुक्ति होती है, लेकिन मरे हुए जमीर से शरीर और आत्मा दोनों तड़पते भटकते हैं। मानो फिर लाख कोशिश करना चाहे बोलने का, वहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन बोल नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता है। इसलिए मैं सभी सम्मानित भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ कि भले ही सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते शरीर मर जाए, लेकिन अपना जमीर को जिंदा रखें। शरीर को एक दिन वैसा भी मरना ही है, मगर जमीर जिंदा रहेगा तो कई लोगों को एक साहस मिलेगा, एक शिक्षा मिलेगी कि किसी न किसी का जमीर इस धरती पे जिंदा था। जब देश के भ्रष्टाचारी नेता देश को नोच रहे थे, तब कोई थे ईमानदार लोग जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, बुराई का खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो मानव मूल्यों की शुरुआत साथियों
मैं अपने जीवन के अनुभवों से करना चाहूँगी, उन अनुभवों से जिन अनुभवों ने हमें छुआछूत से मुक्त रखा, भेदभाव से मुक्त रखा, बुराई से मुक्त रखा, कर्ज कर्ज से मुक्त रखा, दिखावे से मुक्त रखा और हमें समझाया कि मानव के लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ साथियों, सबसे पहले अपने जन्मदाता अपने पिताश्री की। मेरे पिताश्री आर्मी रिटायर थे, फर्स्ट आसाम राइफल में रहते थे ड्यूटी पे, और रिटायर होने के बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया और मेरे पिताजी के जो पहले पहले के जो बच्चे हुए वो भी मरते गए, पता नहीं क्यों, पर कम से कम जो पहले पहले के बच्चे हुए थे तो 4-5 बच्चे मरे। हम तो तब हमारा जन्म हुआ जब मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे। तो कह सकते हैं कि जीवन में उन्होंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा और अंततः मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई। तो मेरे पिताजी ने जो जीवन के संघर्ष झेले हैं और उन संघर्षों से जो हमें पढ़ाया सिखाया है, उन्होंने किताबों से ज़्यादा हमें ज़मीन में काम करके दिखाया है और हमें पढ़ाया है ज़मीन में। उनमें से कई ऐसे किस्से हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी स्वयं तो कई कष्टों से घिरे हुए थे। उनके अपने बच्चे जो हुए पहले पहले के मरते गए, और दुर्भाग्य है कि एक दीदी हमारी, तब उनका देहांत हुआ जब शादी भी हो गई थी और उससे पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी साथियों। तो कई कष्टों से मेरे पिताजी घिरे हुए थे, लेकिन उन तमाम कष्टों के बाद भी उन्होंने जो मनुष्य के मूल्य होते हैं उन्हें नहीं त्यागा साथियों। मेरे पिताजी फौज में थोड़ा सुई लगाना सीख कर आए थे। तो आप लोग जानते हैं कि जब आज भी हमारे गांव में अस्पतालें नहीं हैं, तो आधी आधी रात को लोगों के घर सुई लगाने जाना, कभी कोई बीमार हो गया तो उसे अस्पताल पहुंचाना। कहीं बहुत से बार जब किसी महिला का प्रसव होने के लिए होता था तो उनको उनके लिए जंगलों से लकड़ी काटना या लकड़ी काट के लाना, बांझ काटना। यदि आप कोई गढ़वाला, मतलब आप लोग गढ़वाले से ना मत छिलो निकाल के लिए हुन्छ दियो हुन्छ होते ही, या किसी का प्रसव हो जाता था तो हमको स्पेशल कहते थे कि बेटा उनको चाय बना करके दो। और बांझ की लकड़ी स्पेशल जाते थे जंगल में और बांझ की लकड़ी ला करके बोलते थे बेटा दे कर अपनी जिनका भी प्रसव होता था कि ये दे कर आ, उनको ठंड लग रही होगी, ये बांझ की लकड़ियाँ। दुर्भाग्यपूर्ण यदि किसी भी गांव में किसी का भी पति का देहांत होता था तो उनका हल तब तक लगाते थे जब तक उनके बच्चे हल लगाने के लायक नहीं होते थे। ऐसे तमाम महिलाओं का पगार लगाना, हल लगाना, किसी के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाना। पेंशन धारी थे तो पेंशन जब लाते थे तो अपने जेब में उनके कभी 500 और कभी 100 कभी 200 बचते थे, क्योंकि वो उन लोगों को दे देते थे जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। और ये तमाम चीज़ें वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, यानी कि किसी से एक पैसे मांगे बिना किसी का पगार लगाना, किसी का 20-20 साल तक, 10-10 साल तक, 5-5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट हल लगाना। ये तमाम चीज़ें अपने जीवन में उन्होंने न केवल किया बल्कि हमको भी सिखाया। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके घर लकड़ी फाड़ कर देना, उनको उनका पानी भरना। हमें भी कहते थे कि अपनी दादी के लिए पानी ला, अपनी दादी के लिए लकड़ी लेकर जा। जो भी गांव में बुजुर्ग लोग होते थे, मतलब अपने खुद आदमी अनेकों प्रकार के परेशानियों से घिरा हुआ है और उसके बावजूद भी दूसरों के समस्या को हल कर रहे हैं, दूसरों का पीड़ा को ख़त्म करने में अपने योगदान दे रहे हैं, बिना कॉस्ट के और बिना तारीफ के। तारीफ मतलब ये नहीं कि कोई मुझे मेरी तारीफ करेगा। तो उन्होंने हमें जीवन के मूल्य सिखाए कि बेटा सिर्फ किताबों में पढ़कर या फिर सुनकर या नहीं सीख सकते, हमें ज़मीन पे करना पड़ेगा। और कई कई बार पिताजी हम हंसी मजाक में कहा करते थे कि बेटा तेरे किताबों में लिखी बातें तभी लिखी जा सकती हैं जब वो कार्रवाई ज़मीन में हो रही हो। उनका कहना था कि सारी किताबें इसी
और संकेत करते हैं कि वह कार्य पहले जमीन में हुआ होगा। यदि किसी किसान की कहानी तुम्हारी किताबों में है तो जाहिर सी बात है कि किसी किसान ने वह संघर्ष किया होगा, तब किताबों में कहानी लिखी गई होगी। उनका सिद्धांत था कि किताबों में तभी चीजें आती हैं जब जमीन पे वो चीजें होती हैं। चाहे घोटाला भी हो, चाहे अच्छे बातें हो, बुरी बातें हो, जो कुछ भी छुआछूत हो, भेदभाव हो, हर चीज तभी हो किताबों में लिखी जाती हैं जब वह चीजें जमीन पे किए जाती हैं। तो उन्होंने हमें जीवन का मूल्य सिखाया, उन्होंने हमें छुआछूत से मुक्त रखा, भेदभाव से मुक्त रखा, तमाम प्रकार के अपराध और हर चीज से मुक्त रखा। उनके जो जीवन की आदतें थी और जो हमारा विशेषकर हमारे गाँव का टीला का, सियोली का, खंडा का जथी भी मेरे पिताजी तो जान दो लिया, वो भली भांति जान दो लिया कि मेरे पिताजी जब किसी भी मौसम में खेतों में ककड़ी मुंगरी, क्योंकि जब हमको नहीं आता था तो वो बोते थे और हमें भी सिखाते थे बोना। और जब उन पे फल फूल आ जाते थे तो कोई भी आकर के हमारे पेड़ पौधों से लगा हुआ फल फूल ककड़ी मुंगरी जो भी ले जाए दे उनसो, खाए दे उनसो, है ना। तो जब हम पिताजी से इसकी शिकायत करते थे तो मेरे पिताजी कहते थे कि वो ककड़ी तेरी थोड़ी ना थी, ये हमारी थोड़ी ना थी, वो ककड़ी मैंने तो सिर्फ बीज डाला हुआ था। ककड़ी का उस पौधे को जमीन ने उगाया, आसमान ने वर्षा किया, सूर्य के प्रकाश से उसने अपना खाना बनाया, प्रकृति ने उस पौधे का संरक्षण किया, मैंने तो सिर्फ बोया था। उनकी इस सोच से हम कई बार हैरान हो जाते थे कि जब हम कहीं से आते थे, हमें बोलते हमारे पेड़ में एक ककड़ी लगी हुई है, हम उसको निकालेंगे, तब तक हम देखते थे कि कोई उसे उठा करके ले गया। कभी कभी हम गुस्सा भी करते थे कि हमारे लिए नहीं बचा हुआ है। मेरे पिताजी कहते थे, बेटा जिसको तुमसे पहले जरूरत पड़ी होगी उसने खा दिया, इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है, दूसरे दिन लग जाएगा तो खा दोगे आप। और अपने चीज को सब कुछ अन्न तन मन धन पैसा खेत में उगा हुआ चीज जंगलों से ला करके दूसरों को देना और दूसरों का कुछ नहीं लेना। उन्होंने हमें सिखाया कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा जीरो योगदान है, लेकिन दूसरों की चीज को लेना पाप है मेरे बच्चा। तब तक पाप है जब तक तुमको बिल्कुल अत्यंत नीड न पड़ जाए। जब अत्यंत नीड पड़े और तुम्हें लगे कि जीवन जीने के लिए जरूरी है तो ही चीजें लाएं, अन्यथा दूसरों की किसी भी चीज पे लालच करना बेटा, या फिर लेने की आदत हमें लालच में डाल देती है, हमें कर्जा में डाल देती है। तो दूसरों से चीज नहीं लेनी चाहिए। उनके इस ख्याल ने हमें आज तक कर्ज मुक्त रखा मेरे भाई बहनों। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो ना उनके इस ख्याल ने हमें कर्ज से मुक्त रखा। उन्होंने हमें समझाया कि आदमी देता तभी है जब आदमी के पास होता है, और आदमी लेता तभी है जब आदमी के पास नहीं होता है। लेकिन देने और लेने में मेरे बच्चा जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने हमें बताया देता आदमी होता है तो दे देता है, लेकिन लेने की आदत घातक होती है। आज हमने किसी से कुछ ले लिया, कल कुछ और ले लिया, और ये लेने की आदत इंसान को कर्जा में डुबा देती है, लालच में डुबा देती है। और दुनिया बेटा इतनी बेरहम है, यदि आपने किसी से कुछ ले लिया और गलती से देना भूल गए या फिर ना दे पाए तो वह दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए लेने की आदत कभी भी अपने जीवन में मत लाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चीजें उतने ही करो जितने मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी हैं। और हमने सीखा है साथियों कि कई बार बहुत सी चीज़ों का अभाव होता है और हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं और हमारे मन में होता है कि किसी से ले लें, लेकिन दूसरे दिन हमें एहसास होता है कि उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती और हम कहते हैं कि बच गए, हम नहीं लिया हमने। और उनकी इस सीख ने हमें आज तक कर्जा मुक्त रखा, दिखावे मुक्त रखा, और देने की चीज से उन्होंने हमें सिखाया कि आपके पास है तो तुरंत दो, क्योंकि यह तुम नहीं दे रहे हो, तुम किसी को देने वाले या किसी से लेने वाले, किसी का हक छीनने वाले या किसी को अधिकार देने वाले कोई होते नहीं हो। यह सिर्फ एक रास्ता है, हो तुम एक रास्ता हो, बाकी सब
किसी न किसी का हाथ है। यदि कहते हैं कि मिट्टी ना होती, पृथ्वी ना होती तो उसमें बीज कैसे, हम कैसे अनाज उगाते? यदि वर्षा नहीं आती तो कैसे उगता? सूर्य नहीं होता तो कैसे वो अपनी भोजन बनाता? तो हमारा कुछ उनका कहने का अर्थ था कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा ज़ीरो योगदान है। उनका कहने का अर्थ था कि दूसरों की चीज़ का बहुत ज़्यादा मूल्य है। 2 प्रकार से मूल्य, पहले कि उनकी उसमें मेहनत लगी है, दूसरी कि यदि हम ना दे पाएँ तो वह मूल्य डबल ट्रिपल होकर के हमारे जो आत्मसम्मान है उसको भी झंझोड़ सकता है। कोई सरेआम बेइज़्ज़ती कर दे कि इसको तो मैंने ही दिया था या मैंने ही किया था, ये चीज़ें हैं। साथियों, कई बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं एक बार की बात बताती हूँ कि हम हाँ, गाँव में आप लोग जान बोले कि हम चूड़ी पहन जान छा ना, तो मैं वो बटन, क्योंकि मेरे पिताजी हमको रोकते टोकते नहीं थे, बोलते थे जहाँ तुम्हें जाना है जाओ करके। तो हम गए और मैं वहाँ से हेयर बैंड लाई थी अपने लिए। मुझे याद भी नहीं है कि 2 रुपये का रहा होगा कि 5 रुपये का रहा होगा ना। दूसरे दिन मैं स्कूल लेके गई और स्कूल ले जाते समय वो हेयर बैंड रास्ते में छूट गया मेरा, और फिर मैं वापस आई उसको लेने के लिए। और फिर स्कूल गई तो देर हो गई मुझे। सर ने कहा कि बेटा क्यों देर हुई? जैसे मैं हेयर बैंड को दिखा रही थी तो वो उसके ऊपर से शायद कोई मोटरसाइकिल चली होगी तो वो टूट गया था, हल्का सा जुड़ा हुआ था, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया। ऐसे उठाया मैंने, मैं स्कूल चले गई। जैसे मैं सर को बता रही थी, सर ये हेयर बैंड छूट गया था तो वो टूट गया। और मुझे कैसी हंसी आई कि मैंने इस हेयर बैंड की वजह से यहाँ से मतलब 3 किलोमीटर है मेरा स्कूल, तो 3 किलोमीटर वहाँ जाना, स्कूल के बगल में एक हमारा एक ढाई हुन्छ ना एक, तो वो किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर वापस, फिर 3 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर दौड़ गई मैं उसके लिए, हेयर बैंड के लिए। मैं जब घर आई, पापा को मैंने अब यह बातें बताई कि मेरे पिताश्री ने जो डांट मुझे लगाई कि बोला बेटा एक हेयर बैंड के लिए तूने अपनी जान को जोखिम में डाला। क्योंकि सड़क के रास्ते और भालू बांदर कई चीज़ होंगे ना रास्ते में, बाघ भूग हो सका लेकिन हम सभी भाई बहन कट्ठा जान से स्कूल। अगर तुझे कुछ हो, तू गिर जाती, तेरे को बाघ तो मतलब मैं वैसे भी बढ़ने में छोटी हूँ, मतलब 6 में 6वीं क्लास में थी मैं, तो 10-11 साल की रही होंगी। तो बोला कोई बंदर भी तुझे थप्पड़ मारता तो जीवित भी नहीं होती, तो तू कैसे उस एक हेयर बैंड के लिए आई? आज के बाद तेरा कुछ भी छूटेगा तू नहीं आएगी, अब तेरा मूल्य ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने हमें बताया साथियों कि चीज़ों से ज़्यादा इंसानों का मूल्य है। उन्होंने हमें बताया कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमसे ज़्यादा प्रकृति उस चीज़ का योगदान है जिस द्वारा हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि दूसरों का कोई भी चीज़ लेने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उससे लालच उत्पन्न होता है, उससे दिखावा उत्पन्न होता है, उससे कर्जा में आदमी दब जाता है। उन्होंने हमें जीवन के फायदों के बारे में सिखाया, उन्होंने हमें जीवन में घटने वाले हानियों के बारे में सिखाया। मैं एक बात की घटना और आपको बताती हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ने लिखने के लिए ठीक ठाक थी, तो मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ और मैं अपने पिताजी को अलग नहीं रखना, मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब मैं अपने पिताजी से दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी के जो देने की आदत थी उसकी वजह से कई बार पिताजी की जेब में 50 रुपये भी नहीं होते थे, तो जिसके कारण मैं सच कहूँ कि मैंने हाई स्कूल ही पढ़ पाई और आगे नहीं पढ़ पाई। तो जब मेरी शादी 19वें साल में हो गई थी शादियों, तो जब शादी का पूरा जो भी झाम-ताम होता है पूरा हो गया था, तो एक दिन राशन आ रही थी और मैं और मेरे पिताजी ऐसे निमद्री बोलना ना, बैठे हुए थे कुर्सी में। तो मैं ऐसे मजाक कर रही थी, है ना, गढ़वाल में आप लोग जानते ना कि जब कोई मर्द हो ना तो वो कट पितर सामान लेना ना, तो मैं इन मजाक में बोन बैठे अभी पिताजी थे कि बाबा मिल बैल मेरे कटा सामान आ गया ना, मैंने मजाक में किया। पिताजी को धक्का लग गया, और धक्का क्या लगा कि वो बेहोश हो गई, और मैं घबरा गई कि मैंने क्या बोल दिया ऐसा कि जो पिताजी बेहोश हो गई। तो मैंने उनका हाथ पांव मलासा, पानी का छींटा छूटा डाला। जब पिताजी होश में आए तो मैंने कहा कि आप ऐसे क्या क्यों किया आपने? पिताजी ने कहा मेरे बच्चा, अगर तुझे शादी करना पसंद नहीं है तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है। और यह बात साथियों मेरे कान में आज भी गूंजती है कि मेरे पिताजी ने कहा बेटा अगर तुझे नहीं पसंद तो मैं अभी शादी कैंसिल कर देता हूँ और अभी जाता हूँ और कैंसिल कर लेता हूँ, लेकिन तो मुझे यह बता कि तूने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कटा सामान आएगा। मैंने कहा मैंने तो मजाक कर रही थी, और मैं फिर भी मजाक कर रही हूँ। मैंने कहा आप सामान आएगा तो शादी कर ही लेते, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमें डरने से मना नहीं किया था,
बोलने से कभी मना नहीं किया, कहीं आने जाने से कभी रोका टोका नहीं। ऐसे आज़ाद हालातों से हमें पाला है कि हमें कोई भी बात बोलने से हिचकिचाहट नहीं होती। और क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे माँ भी मेरे पिताजी थे और पिताजी भी मेरे पिताजी थे, तो जो उनका जो भी बर्ताव, कहते हैं साथियों कि 50% गुण आनुवंशिक आते हैं और 50% परिवेश के। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आनुवंशिक तौर पे भी और परिवेश के तौर पे भी पिताजी के ही गुण आए थे। तो हमारे अंदर डर, जो ऐसी चीज़ें मतलब कभी हावी नहीं हुई हम पे। मैं इसे तभी मजाक ही कर रही हूँ। पापा कह रहे हैं, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि बेटा नहीं पसंद तो मैंने कहा नहीं पापा, अब जब हो गया तो कर ही लेते शादी, है ना। तो मैं उस व्यक्ति के बारे में कह सकती हूँ कि उन्होंने ये सो कॉल्ड जो लोक लाज, जो बेइज्जती, जो इज्जत के बारे में लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मेरी नाक रखना, ये करना, सो करना, उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि बेटा आपके जीवन से बढ़कर इस धरती में कुछ भी नहीं है। कार्ड बंट गई, शादी की राशन आ गई, शादी में गड़ौल में हमारे अपने लखड़ भी जम कर देना, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी यदि मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि बेटा जब तुझे पसंद नहीं है तो हम शादी नहीं करते, हम कैंसिल करवा देते हैं शादी। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे लिए दुनिया के फालतूगिरी, मेरे लिए ये जो लोग लास्ट में बोलते हैं लोग बदनाम हो लो, या फिर लोग मतलब छुई लगा ला, कई चीज़ करा ला ना, नथिंग। मेरे लिए मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है। जब हमारी शादी हुई तो मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा मेरी इज्जत रखना, मेरा ये करना। उन्होंने हमें कहा आपको कोई भी दुख तकलीफ होगी, आपके पापा जिंदा हैं। और ये बचपन से ही उन्होंने किया कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटियों, विशेषकर मेरी बेटियों के लिए, किसी ने तो भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथियों, पिताजी ने हमें सो कॉल्ड बेइज्जती, इज्जत के बारे में, सो कॉल्ड तमाम दिखावे के बारे में, वो जो लोग बने रहते हैं ना कि प्रोफेशनल अपना दिखाना है, कहा कि जीवन के लिए कभी ना ज़रूरी था, ना है, ना कभी रहेगा। जीवन के लिए जो ज़रूरी है वो करो। जीवन के लिए ज़रूरी है कि तुम स्वस्थ रहो। मेरे पिताजी को अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, स्वस्थ रहने का शौक़ था। और मेरे पिताजी कहते थे कि मैं जो टिप टॉप में रहता हूँ तो दिखाने के लिए या फिर क्लास के लिए नहीं रहता, क्योंकि साफ रहना स्वास्थ्य के लिए सही होता है, इसलिए रहता हूँ। घर में कोई भी आ गया तो ऐसा नहीं था कि स्टैंडर्ड खाना लाओ बेटा, जो कुछ बना हुआ है कोदा झोरा मूलथियाँ चुनो अलथियाँ चुनो खिलाओ, अगर भूख लगी है तो खाओ भाई, नहीं लगी है। उनका कहने का अर्थ था कि खाना खाना शरीर के लिए ज़रूरी है, मान सम्मान इज्जत के लिए नहीं। साफ सुथरा रहना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, दिखाने के लिए या फिर क्लास दिखाने के लिए नहीं। मैं एक दिन की और आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मैं अपने गांव आ रखी थी और मैं जंगल गई बांस काटने के लिए। और जो पिताजी ने हमारे अंदर गुण भरे हुए थे, तो हम एक दिन में कम से कम 6-7 लोगों के लिए बांस काट रहे सो हमारा वही हमारे अंदर भी आ गया, बचपन से ही आ गया। जो पिताजी करते थे वो हमारे अंदर, क्योंकि हम पिताजी के साए में पड़े हुए थे, तो पले हुए थे। तो हमने मिल 4-5-6-7 लोगों को बांस काटे, तो रात हो गई हम थे ना। तो मेरा जो सोना झुमका छो बिल्कुल लेके बियो से पहल तो सारी गौड़ पर ऐसा करके ना, तो वो झुमका मेरा जंगल में छूट गए। मैं घर आऊँ, मैंने बोल बाबा मेरा सोना झुमका छूट गया करके ना। मेरे बोल बोले कि तू घर आ गई, मेरे बोल हाँ। मेरा मैं जब घर आ गई तब तो तुम तब बोलो छो। बोले बेटा वो भाड़ में जाए, वो झुमका नया बनाएंगे, और नहीं बनाएंगे तो उस झुमका के बिना ना तेरे प्राण जा रहे हैं ना मेरे प्राण जा रहे हैं। किसका प्राण गया आज तक उस सोना चांदी के बिना? खाने जो चीज़ जरूरी है साथियों, उनके इन चीज़ों से हमने क्या क्या नहीं सीखा कि सचमुच में सोना चांदी, ये सो कॉल्ड इज्जत, क्लास, दिखावा मानव जीवन के लिए ना जरूरी था, ना है, ना कभी रहेगा। फिर मैं दूसरे दिन गई, मैंने, क्योंकि ऐसा है कि पिताजी ने तो बोल दिया और पिताजी को कोई मतलब ही नहीं था। बोला नया बनाऊंगा अपनी बेटी के लिए, मैं नया झुमका बनाऊंगा, और यदि नहीं भी बनेगा बेटा तो डोंट वरी, ना तेरे उस झुमके के बिना ना तेरे प्राण जा रहे हैं, ना मेरे जा रहे हैं, ना किसी और के जा रहे हैं, है ना। अब पर मुझे तो था कि यार कहीं मेरे सास ससुर बोलेंगे, क्योंकि होता है ना। मैं दूसरे दिन सवेरे चले गए अपने झुमका को ढूंढने के लिए, तो मुझे मिल गया मेरा झुमका। ऐसे करके मेरे पिताजी ने हमें किताबों में नहीं पढ़ाया, मेरे पिताजी ने हमें करके दिखाया। एक और मैं अनेक किस्से यह भी सुनाऊंगी कि जिन 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 जो दगड़ हम लोग, हमारे समाज छुआछूत करता है। मेरे पिताजी हमसे
अपने जो हमारे द्रांति बना रखे हमारे चाचा बोलते थे तेरे चाचा हैं, कोई पापा से उम्र से बड़े होते वो ताऊ हैं, दादी है, ये है, जो मतलब पूरा रिश्ता बोलते मेरे खास हैं ये हर किसी के लिए। ये मुझे अपने पिताजी से सीखने को यह मिलता है कि पूरे दुनिया अपनी है, और मानो तो न मानो तो कोई भी नहीं है, है ना। तो उनके मेरे चाचा जो हमारे द्रांति बना के लाते थे तो उनका पैर छुआते थे, प्रणाम करवाते थे, उनके लिए खाना बनवाते थे। खाना मतलब जो कुछ भी एक आदर संस्कार होता है, तो उन्होंने हमें छुआछूत से मुक्त रखा। उन्होंने हमें जाति के छुआछूत से मुक्त रखा। उन्होंने हमें लिंग के भेदभाव से मुक्त रखा। उन्होंने हमें दिखावे के जीवन से मुक्त रखा। उन्होंने हमें जीवन के मूल्य सिखाया कि बेटा अपने आप लाख गोलियां लाख तीर चुभे हों दिल में। मेरे पिताजी के 4-5 बच्चे पहले से ही उनकी डेथ हो चुकी थी, मेरी माँ मर चुकी थी। उनके जीवन में हम 3 भाई बहन और भी थे, एक दीदी की मेरी शादी हो गई थी, और भी थे जो उनको परेशान कर रहे थे। फिर मेरी सौतेली माँ आई सर दर्द करने वाली, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति हमें भी हमारी भी देख रेख कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। किसी का हल लगा रहे हैं मुफ्त में, किसी का पगार लगा रहे हैं, किसी के लिए लकड़ी ला रहे हैं, किसी के लिए बांझ काट रहे हैं, किसी को सुई लगाने जा रहे हैं, किसी को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि अपने अंदर लाख तीरें लगी हों बेटा, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। वो हमें बता रहे हैं कि अपने पास है तो दो, कुछ भी दो, क्योंकि आप इसलिए नहीं दे रहे कि आप उसके मालिक हो, आप इसलिए दे रहे हो कि आप इसके रास्ता हो। और यदि जो आप कर रहे हो उसमें अगर अदर चीज़ों का सहयोग नहीं होगा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। जब पिताजी हल लगाते थे तो कहते थे कि बेटा यदि बैल नहीं होते तो मैं हल लगा पाता, यदि तुम नहीं होते बैलों के लिए घास नहीं लाते तो क्या मैं बैल बैल पाल पाता, यदि जंगलों में घास नहीं उगता तो क्या तुम घास ला पाते। तो उनका कहने का अर्थ था कि जो तुम कर रहे हो उसके श्रेय खुद को मत दो, उसका श्रेय घास उगाने वाले उस मिट्टी को दो, बारिश बरसाने वाले उस आसमान को दो, सूर्य उनको खाना बनाने के लिए जो सूर्य का प्रकाश आता है उस सूर्य को दो। उनका कहने का अर्थ है कि हमारा योगदान जीरो भी नहीं है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें प्रकृति का सबका योगदान है, तब हम कर पा रहे हैं। अपनी तरफ से सोचती, दूसरों के लिए सोचती कि दूसरों का कुछ भी नहीं लेना है, अपना सब कुछ दे दो, लेकिन दूसरों से कुछ भी जो लेने की आदत करोगे तो आप भिखारी बन जाओगे, आप शोषणकर्ता बन जाओगे, आप लालची बन जाओगे, आप कर्ज में डूब जाओगे। जिस दिन वो बीमार हुए साथियों, उनके जेब में सिर्फ 10,000 रुपये थे, बहुत 10,000 रुपये। कैंसर की मरीज थे, पेशेंट थे। अपनी आदतों की वजह से, लेकिन भगवान की दया से जो कुछ भी करना पड़ा हमने किया। हमारी औकात नहीं है साथियों। जो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारा कोई योगदान नहीं होता है, तो सच में हमारा औकात नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमें जो सीख देनी थी वह सीख हमें नालंदा में किसी भी विश्वविद्यालय में कभी नहीं मिलती। उन्हीं की वजह से हमें सब कुछ भी आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमें किसी चीज़ का लालच नहीं हुआ साथियों। हमें पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, हमें खेलना आता है, हमें सब कुछ, हम खेती बाड़ी से लेकर के, हम कहते हैं कि दरियांती चलाने से लेकर के कलम चलाने तक एवरीथिंग, बोलने हर चीज़ आती है। लेकिन उनके शिक्षा की वजह से हमारे मन में किसी भी चीज़ के लिए लालच कभी नहीं आता, क्योंकि उनका कहना था कि जो कुछ तुम करना चाहते हो आम इंसान बनकर के कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें पदकद की, दिखावे की, तमाम चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि तुम करना चाहो तो। अगर तुम नहीं करना चाहोगे तो तुम कहीं के कहीं भी बैठ जाओ, तुम कितने बड़े पदकदों में बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यदि तुम करना चाहो तो तुम आम जन बनकर भी सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने हमारे अंदर मानव मूल्यों का जो संचार किया है साथियों, जो सिखाया है कि इस दुनिया में सब बराबर हैं, जो सिखाया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, छुआछूत नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना, यदि किसी को ज़रूरत हो तो अपना सब कुछ दे देना, लेकिन किसी से कुछ भी ना लेना। और जब मैं अपने पिताजी के अकॉर्डिंग, मैं यह बात इसलिए भी कह रही हूँ साथियों, क्योंकि बहुत से लोग यह सोचते होंगे कि मैं पुरुष विरोधी हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में ऐसी बातें करती हूँ और करना पड़ता है मुझे।
जब मैं अपने पिताजी के अकॉर्डिंग साथियों दुनिया के पुरुषों द्वारा किए गए कामों को देखती हूँ, जिन्होंने मणिपुर में कुकृत्य किया, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ कुकृत्य किया, जिन्होंने महिला पहलवानों के साथ कुकृत्य किया, जिन्होंने बेटी अंकिता के साथ कुकृत्य किया, जिन्होंने तमाम बेटियों के साथ, तमाम गरीब लोगों के साथ, तमाम उन दलित भाई बहनों के साथ कुकृत्य किया, जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ तब मुझे हैरानी होती है कि मैं एक ऐसी सोच में पली पड़ी हूँ जिन्होंने मुझे हर चीज़ का, प्रत्येक चीज़ का इस प्रकार से बारीकी से सिखाया, जिसके लिए मुझे बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे साक्षात करके दिखाया, साक्षात हर चीज़ का चीज़ें हमें सिखाया कि हम होते कौन है, किसी को अधिकार देने वाले, किसी का हक छीनने वाले, किसी को गुलाम बनाने वाले, किसी को स्वतंत्र करने वाले, किसी को देने वाले, किसी से लेने वाले। हम होते कौन हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्र विचारों में रखा, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कभी नहीं कहा कि बेटा मेरी इज्जत रखना, या तुम बोलो मत, हंसो मत, रो मत, जाओ मत, खाओ मत, कभी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए इतना खुली छूट, मतलब कभी मुझे मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पिताजी ने कभी हमें डांटा होगा। हाँ, वो इसलिए डांटते थे कि बरसात के टाइम पे बेटा जल्दी घर आओ, कहीं सांप तुम्हें काट ना ले, कहीं बाग, मतलब वो इस तरह से डांटते थे कि हमें कोई नुकसान ना हो। इस तरह से कभी नहीं डांटा कि मेरी नाक कटेगी या मेरी इज्जत जाएगी या फिर मेरी धन का नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने मुझे हमें कभी, किसी भी भाई बहनों को कभी नहीं डांटा। उन्होंने जिस युग में लोग लिंग भेद में अपनी बेटियों का भ्रूण हत्या करते हैं, उस युग में उन्होंने हमें किस प्रकार से पाला, मैं हैरान हूँ उनकी सोच से, है ना। और जब मैं अदर पर्सन की ये घटिया हरकतें देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बेटियों के शोषण पे मौन है, जब मैं देखती हूँ कि मेरे देश का मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बेटियों के शोषण पे मौन है, जब मैं देखती हूँ कि मेरे समाज छुआछूत पे मौन है, जब मैं देखती हूँ कि मेरा समाज लिंग भेद पे मौन है, जब मैं देखती हूँ कि मेरा समाज सती प्रथा में अपनी महिलाओं को जला रहा है, जब मैं देखती हूँ कि मेरा समाज कर स्तन कर लगाता है, जब मैं देखती हूँ कि मेरा समाज अपने ही नारियों का शोषण करता है, तब मैं हैरान होती हूँ कि काश घर घर में मेरे पिताजी जैसे सोच के व्यक्ति का निर्माण हो जाए। और ये बातें इसलिए कर रही हूँ साथियों, यदि यह दुनिया नफरत फैला सकती है, यदि यह दुनिया इस प्रकार के बर्बादी की ओर समाज को ले जा सकती है, तो हम उन मानवों का गुणों को संसार में क्यों ना फैलाएं, जिन्होंने हमें मानव का मूल्य सिखाया, जिन्होंने सिखाया कि मानव के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। मानव के जीवन में ये सो कॉल्ड इज्जत, ये नाक रखना, ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को करो। कपड़े, अच्छे कपड़े पहनो, इसलिए स्वास्थ्य कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनो ताकि आप स्वस्थ रहो, इसलिए नहीं कि आपको किसी को दिखाना है। खाना खाओ जो भी आपके घर में है, इसलिए कि आप जिंदा रहो, इसलिए नहीं कि आपको स्टैंडर्ड दिखना है। किसी को दो इसलिए कि आप एक विधि मात्र हो, आप निधि मात्र हो, एक रास्ता मात्र हो, इसलिए नहीं कि आप किसी पे एहसान करो। और किसी से तभी लो जब आपको अत्यंत नीड बढ़े, अन्यथा कभी मत दो, नहीं तो आपके मन में लालच जगेगा। और जब लालच जगेगा तो जाहिर सी बात है कि आप करप्शन करोगे, आप अपराध करोगे। और जब आप अपराध करोगे तो संसार में समाज का माहौल खराब होगा और तमाम तरह की चीज़ें बर्बाद होने लगेंगी, क्योंकि लालच से ही सब कुछ बर्बाद होता है। उन्होंने हमें बताया कि तुम कर्ज में डूब जाओगे, तुम कोई भी चीज़ का तुम बिना बिना सोचे विचारे इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हारे लिए, समाज के लिए, मनुष्यता के लिए, मानव मूल्यों के लिए घातक होगा। साथियों, यह विषय इसलिए ही रख रही हूँ कि हम मानव मूल्यों को समझें। उन्होंने प्रत्येक पग पग पे हमें दिखाया। मेरा हेयर बैंड छोटा जरूरी था, वो तेरे जीवन ज़्यादा जरूरी है। मेरा झुमका छोटा जरूरी है, तू नहीं मर रही, मैं नहीं मर रही। उस झुमका के बिना सोना चांदी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है तुम्हारे जीवन से बढ़कर। तुम स्वास्थ्य, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा रखो ताकि तुम स्वस्थ रहो। तुम अच्छा खाना खाओ ताकि तुम जिंदा रहो। तुम अच्छे कर्म करो ताकि समाज भरोसा कर सके मनुष्यों पे। तुम दो ताकि इस धरती में एक विश्वास, एक चीजें कायम रहे, लेकिन एहसान मत करो। तुम्हारी औकात, किसी की भी औकात नहीं है। पिताजी कहते थे कि हमारी औकात नहीं है बेटा किसी को देने की, हम होते कौन है देने वाले, लेने वाले। इन विचारों को इसलिए रख रही हूँ
कि आशा करती हूँ कि आप लोग समझेंगे कि मानव मूल्य क्या होता है। क्या पदकद में बैठना, बड़ी बड़ी भाषणें देना वह मानव मूल्य है, या फिर लाखों तीर लगने के बावजूद भी दूसरों की समस्या को हल करना और उसके बावजूद भी यह कहना कि ये मेरी औकात नहीं है करने की, मैं होता कौन हूँ करने वाला। यह एक मैं सिर्फ निधि मात्र हूँ, मैं विधि मात्र हूँ, मैं रास्ता मात्र हूँ, बाकी करने वाला है। इसमें कई चीज़ों का सपोर्ट है, प्रकृति का सपोर्ट है, संस्कृति का सपोर्ट है, कई चीज़ों का सपोर्ट है। हमारे कुल मिला के बात यह है, किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी जब, तो हम देने वाले होते कौन हैं। तो ये ज़रूरत है बेटा, किसी को देना ज़रूरत है या किसी से लेना भी ज़रूरत है, तब तक ठीक है। लेकिन देना यदि आसान में बदल जाए, एहसान में बदल जाए, किसी को देना एहसान में बदल जाए और किसी को लेना लालच में बदल जाए बेटा, तो वो घातक है। तब तक मत दो जब तक किसी को जरूरत ना हो, और तब तक मत दो जब तक तुम्हें नीड जरूरत ना हो। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे छत्र छाया में पली पड़ी हूँ जिन्होंने मुझे डर से मुक्त रखा, भय से मुक्त रखा, लालच से मुक्त रखा, छुआछूत से मुक्त रखा, भेदभाव से मुक्त रखा, एहसान मंद होने से मुक्त रखा, एहसान लालच होने से, तमाम चीज़ों से मुक्त रखा, और मानव मूल्य हमें समझाया कि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं जीवन में। और यदि तुम करना चाहते हो तो आम इंसान बन के कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तो पदकद में बैठकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यह दिख रहा है साथियों, दिख रहा है कि लोग इतने बड़े पदकदों में बैठे हुए हैं। आपने इसमें चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा होगा, इतने बड़े पदकद में बैठे हुए हैं और धांधली कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बड़े पदकद में है और किसानों और जवानों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री, अलग अलग कोणों के मुख्यमंत्री इतने बड़े पदकदों में हैं। देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई। मणिपुर का किस्सा आप देख रहे हैं, आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये हमारे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कंपनियों से पैसा 300 करोड़, 350 करोड़ रुपए पैसे चंदा के रूप में ऐंठ रहे हैं, या चंदा के पैसों को, चुनावी बॉन्ड को सरकारी कानूनी जामा पहना करके देश को लूट रहे हैं। तो मैं यह बताना चाहूंगी, यदि आपकी नियत साफ है, आपके विचार नेक हैं, उसके लिए आपको पदकदों की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको तमाम तरह के सो कॉल्ड इज्जत, ये तमाम चीज़ों की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके विचारों का नेक होना, आपके शरीर का कर्मठ होना, शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आशा करूंगी कि हम लोग इस विषय में समझेंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए बोलने पे मजबूर हो गई हूं कि लोग नैतिकता का पतन कर रहे हैं खुलेआम, और फिर भी खुद को नैतिक बता रहे हैं। लोग मानव मूल्यों का मर्डर कर रहे हैं साथियों, मानव मूल्यों का सरेआम हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, और फिर भी लोग इस चीज़ से जाग नहीं रहे हैं मेरे भाई बहनों। आशा करती हूँ कि मेरे इस विषय में, मैंने अपने पिताजी के साथ 19 साल बिताए हैं साथियों। 19वें साल में लगते ही मेरी शादी हो गई थी। उन 19 साल का प्रत्येक घड़ी, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ 24 घंटे, कभी स्कूल गई होंगी अलग बात है, लेकिन मतलब कहने का अर्थ है कि बस उनके मुंह देखने से मेरा मेरा सुबह होती थी, और उनके मुंह देखने से मेरी रात होती थी। क्योंकि वही मेरे पिता थे, वही मेरे माँ थे, वही हमारे दोस्त थे, वही हमारे सब गुरु थे, सब कुछ थे, वो हमारे भगवान थे, जिनके कारण हम इस धरती में आए हुए हैं साथियों। वही हमारे सृजनात्मक थे। तो उन्होंने हमें जिस प्रकार से पाला है, तो हम चाहते हैं कि ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचे कि बड़े पदकद में बैठने वाला व्यक्ति फालतूगिरी के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो किसान, जो जवान, जो आम नागरिक, जो घर घर की, जो आज भी साथियों, आज भी हर घर में, हर गांव में ऐसे मदद करने वाले आपको मिल जाएंगे, जिन्हें नेम की चिंता नहीं, फेम की चिंता नहीं, एहसान, जिनके दिल में अहंकार नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें हमारी क्या औकात है। औकात तो करने वो उसकी उन तमाम चीज़ों की है जिनके द्वारा हम कर पा रहे हैं। तो यह कहानियाँ, यह अनुभव, न केवल ये कहानी नहीं है साथियों, यह अनुभव है। यह अनुभव हर हर मनुष्य तक पहुँचने चाहिए।
और इन अनुभवों द्वारा हम एहसास कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं। किसके बिना हम जी सकते हैं और किसके बिना हम नहीं जी सकते। जिसके बिना नहीं जी सकते हैं, फ़ोकस वहाँ होना चाहिए। जिसके बिना हम जी सकते हैं, चाहे वो पद-कद हो, चाहे वो मान-सम्मान, दिखावे का मान-सम्मान हो, चाहे वो दिखावे की इज़्ज़त, ये तमाम तरह की स्टैंडर्ड हो, ये दिखावे की चीज़ें, सोना-चांदी, अलाना-फलाना, ढिमका, महँगे-महँगे कपड़े, गाड़ी, बंगला, अलाना-फलाना, इनके बिना हम जी सकते हैं। जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो है मानव मूल्यों का पतन। यदि हम किसी को गुलाम बनाने लगे, यदि हम किसी का अधिकार छीनने लगे, यदि हम किसी पे एहसान जताने लगे, या यदि हम उन तमाम कुकृत्य को करने लगे, तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा, मानव का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मानव मूल्यों का पतन नहीं होना चाहिए। और मानव मूल्यों के लिए जो ज़रूरी है, वह चीज़ पे ध्यान दो, वह चीज़ करो। जो मानव मूल्य के लिए ज़रूरी नहीं है, उसे न करने की ज़रूरत है, ना उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना उसके बारे में बोलने की ज़रूरत है, ना उसके बारे में खोजने की ज़रूरत है मेरे भाई-बहन। ज़रूरत ही नहीं है। दिखावे से कर्ज के तले मत दबो, दिखावे से लालच के तले मत दबो, अपराध मत करो। ये सारी चीज़ें हमने दिखावे के चक्कर में हम लालच कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम खुद भी कर्ज के तले दब रहे हैं। जो देख रही हूँ मैं कि लोग हज़ार-हज़ार, 10-10 हज़ार के सूट पहन करके, पैसे उधार ला करके, और 10,000 का क्या ज़रूरत है 10,000 के सूट पहनने की? मैं कहती हूँ कि कर्जा लेकर के 10,000 के सूट पहनने से अच्छा है कि वो फटे कपड़े ही सही हैं। कम से कम उन फटे कपड़ों में आज़ादी तो है कि फटे कपड़े हैं, अपने हैं भई, आज़ादी से घूमेंगे हम। 10,000 के कर्ज लिए हुए कपड़ों से पहनने से अच्छा है कि हम फटे कपड़े पहने। मैं रियल बोल रही हूँ। वो स्टैंडर्ड कर्जा से लेकर के स्टैंडर्ड खाना किसी को खिलाने या खुद खाने से अच्छा है कि कोदो, झंगोरो, मूदा, खिचड़ी, जो कुछ भी है उसको खाएं। आज़ादी से तो खाएंगे, है ना? तो आशा करती हूँ कि गुलामी ना करें, किसी को गुलाम ना बनाएं। अंततः कहना चाहूँगी कि मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पिताजी ने हम पर कोई अधिकार नहीं जमाया, कोई रोक-टोक नहीं किया, जो कुछ भी किया कभी एहसान नहीं जताया। उन्होंने हमको जन्म दिया, हमें पाला-पोसा, सब कुछ हमारे लिए किया। उसके बावजूद भी ना एहसान जताया, ना अधिकार जताया, ना हक छीना, कुछ भी नहीं किया, ना रोक-टोक किया। तो फिर बाकी लोगों की मैं कहना चाहूँगी, यदि अपने माता-पिता हम पे अधिकार नहीं जमा सकते, रोक-टोक नहीं कर सकते, तमाम तरह के जो बंदिशें हैं वो नहीं लगा सकते, तो बाकी कोई और क्यों हमारे अधिकार छीने, क्यों हमें गुलाम बनाए? होते कौन है कोई हमारा अधिकार छीनने वाला, हमें गुलाम बनाने वाला? और जब गुलामी नहीं बनाएगा जाएगा साथियों, तो आज़ादी के तो सवाल ही नहीं उठता। जब अधिकार ही नहीं छीने जाएँगे, हक ही नहीं छीने जाएँगे, तब देने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो छीनो ही मत ना किसी से अधिकार, किसी को गुलाम बनाओ ही मत ना, आज़ादी से जीने दो, उनका अधिकार उनको लेने दो। तो ये मैं कहना चाहूँगी। जब शोषण नहीं होगा साथियों, तो फिर सज़ा की तो ज़रूरत ही नहीं है। शोषण करना बंद करो, लालच करना बंद करो, किसी को गुलाम बनाना बंद करो, किसी का अधिकार छीनना बंद करो, किसी के मसले में हमें टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए। चीज़ें ऑलरेडी ही अच्छी होने लगेंगी। आशा करते हैं कि हम समझेंगे इस बात को, और हम अपने बच्चों को भी सिर्फ बुकों में पढ़ा कर नहीं समझाएंगे, बल्कि उन्हें साम कर करके बताएंगे, उन्हें चीज़ें दिखाएंगे। किस तरह से मैं कहती हूँ हमेशा कि एक मेरे पिताजी जिस प्रकार की पितृसत्तात्मक सोच इस धरती पे है, वो भी उस सोच से हमें पाल सकते थे, रोक सकते थे, टोक सकते, लेकिन नहीं। उन्होंने गर्भवती महिला का दर्द समझा, उनके लिए बाँझ काटा, लकड़ी फाड़ी, छिल्लर निकाला साथियों। उन्होंने प्रसव होने के बाद उस महिला का दर्द समझा, उसे अ, खाना हमारे लिए बोलते थे, बेटा बनाओ, चाय बनाओ, कोदर रोटी, जो भी चीज़ दे के आओ। उन्होंने उन महिलाओं का दर्द समझा जिनका दुर्भाग्यपूर्ण हमसफ़र इस दुनिया से चले गए। उनका हल लगाया, उनका पगार लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट, और तब तक लगाया जब तक उनके बच्चे हल लगाने के लायक नहीं होंगे, है ना? कोई एहसान कुछ नहीं। उन्होंने सब कुछ बताया हमें, और उस वो मैंने कहा कि हमारे बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और वो खीरा जो भी कुछ बो देते थे, बोलते बेटा कोई भी आएगा, रास्ते में आने वाले जाने वाले आएँगे और खाएँगे। इतनी बड़ी सोच साथियों, इतनी बड़ी सोच गाँव गलियों में दब कर रह गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस विषय में यदि मेरे टीला के भाई-बहन, सियोली, खंड जितने भी लोग हैं सुन रहे होंगे, तो वो जानते होंगे मेरे पिताजी को भली-भाँति कि कितने उनके कखड़ी बोल्छ ना, घर कखड़ी पौधा लगेर हुन्छ, कि कद्दू, लौकी, चिचिण्डा, गुदड़ी, सब कुछ। कि बेटा जो रास्ते से आएँगे जाएँगे, बिना माँगे खाएँगे। कभी नहीं बोला कि वो चोर हैं।
हमेशा हमको टोकते थे। पहले पहले तो हमें गुस्सा आता था कि पिताजी सब लोग खा देते हैं, है ना? तो कहते थे तो जिनको ज़रूरत होगी वही खाएँगे। उन्होंने बोला हमारा क्या योगदान है? हमने तो सिर्फ़ बोया है, उगाया धरती ने है, बरसाया आसमान बादलों ने है, चमकाया सूरज ने है। हम तो सिर्फ़ हमने तो सिर्फ़ बीज डाला है। तो इतनी बड़ी सोच गाँव-गाँव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में दबके रह गए हैं और ये चोर, भ्रष्टाचारी, ये तमाम तरह के अपराधी मंचों पे चीख-चीख कर कह रहे हैं कि हमने ये किया, 5-5 किलो राशन दिया देश को। वो राशन उगाया किसने? किसानों ने। और किसानों ने तभी उगा पाए जब खेती थी और खेती मिट्टी थी और जब आसमान बरसा, पानी, कई चीज़ें योगदान होते हैं मेरे भाई-बहनों। तो मैं यही कहना चाहूँगी और विशेषकर इन राजनीतिज्ञों से कहना चाहूँगी कि इस तरह से ना एहसान मंद बना करे जनता का। क्या आपने दिया? कोई किसी को नहीं देता। आप किसी की भी औकात ही नहीं है। सच सच में उस देश से मैं बोलूँ तो औकात ही नहीं है इन चीज़ों में। सबका योगदान है। मिट्टी का योगदान है, सूरज का योगदान है, पानी का योगदान है, बादलों का योगदान है, बैलों का योगदान है, तमाम प्रकार के ट्रैक्टर, तमाम प्रकारों का योगदान है। तब जा कर के हम किसी भी चीज़ का सृजन कर पाते हैं। अन्यथा ज़ीरो है साथियों। जब सबका योगदान होगा तभी हम किसी चीज़ का सृजन कर पाएँगे। और पतन साथियों, पतन आदमी अकेला कर देता है। यही तो प्रकृति की देन है कि पतन आदमी 1 सेकंड में कर देता है, लेकिन सृजन करने में कई-कई चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है साथियों। अगर एक बीज भी बोना होगा तो उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, खाद की ज़रूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, देख-रेख की ज़रूरत पड़ेगी, समय की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के फल, फूल, राशन पानी जो भी है वो उगेगा। लेकिन उसे नष्ट करने के लिए बस एक उँगली ही काफ़ी है, ऐसे उखाड़ कर फेंक दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सृजन करने में टाइम लगता है, कई चीज़ों का टाइम लगता है, लेकिन उखाड़ने में, बर्बाद करने में, पतन करने में टाइम नहीं लगता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पतन की ओर ना जाएँ, सृजन की ओर जाएँ। सृजन करें ताकि हमारा सृजन किया हुआ, हम कह रहे हैं फिर से औकात नहीं है हमारे सृजन करने की, लेकिन हमारा सृजन किया हुआ हमारे देश के लोगों को उसका लाभ होगा। एक विषय मैं और कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी जब कहीं दूर का खेती होती थी ना, तो वहाँ पे वो पशु-पक्षी खा देते थे अनाज को। मैं कहती थी पापा पशु-पक्षियों ने खा दिया, तो पापा कहते थे कि वो क्या खाएँगे? वो कहाँ जाएँगे? उनका नहीं है वो खेत। हमने आज वहाँ पे अनाज बो दिया, कल का तो उन्हीं का जंगल था। तो वो पशु-पक्षियों के लिए भी अपना कर्म करने के लिए तैयार थे। और इन चीज़ों से हम प्रेरित होते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं या करना चाहते हैं और वो हमें ना मिले तो हमें किसी बात का दुःख नहीं होता है। हमें अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि बेटा किसी न किसी को तो मिला होगा। जो हम देते हैं कोई हमारा भूल जाता है, नहीं वापस करता है, तो हम कहते हैं उनको ज़रूरत होगी, उनको लेनी-देनी रही होगी, है ना? तो यह मैं कहना चाहूँगी कि जो गाँव-गाँव से कहानियाँ हैं, जो गाँव-गाँव में अच्छाइयाँ हैं, जो गाँव-गाँव में एक्चुअल में सृजनात्मक हैं, वो घर-घर तक पहुँचने चाहिए। ताकि दुनिया इस गलतफ़हमी में ना रहे कि सरकार में बैठे भ्रष्ट नेता जनता को राशन दे रहे हैं, बल्कि दुनिया को हकीकत पता चले कि राशन को उगाने वाला बोने वाले अन्नदाता हैं, उगाने वाली पृथ्वी है, सींचने वाली बादल और पानी है, उसको चमकाने वाले सूरज है, उसको जिधर किधर इधर से उधर करने वाले कई लोग लगे हुए हैं, तब जा कर के ये भ्रष्ट नेता दे पा रहे हैं, अन्यथा किसी की औकात ही नहीं है साथियों। और आशा करते हैं कि मनुष्य को अपनी औकात में रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि अ, जो जिस किसी पद कद में है तो उस पद कद में बैठ कर के हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए। अन्यथा उन पद कदों में बैठ कर के कोई बोझ बनने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ मेरे भाई-बहनों कि आप लोग समझेंगे। कहानी बहुत लंबी है, मगर मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, मैं इस सृजनात्मक से रूबरू कराऊँगी ताकि मेरा देश पतन की ओर ना जाए, मेरा देश सृजनात्मक की ओर जाए। और मेरे बोलने, लिखने का एक ही लक्ष्य है कि आप लोग पतन की ओर ना जाएँ, सृजन की ओर जाएँ। याद रखें, पतन 1 सेकंड में हो जाता है। एक उँगली भी पतन कर देती है, लेकिन सृजन करने के लिए अनेकों चीज़ों की ज़रूरत होती है, अनेकों चीज़ों की। किसी एक चीज़ के भी बिना हम सृजन नहीं कर सकते। यदि हम एक पेड़ भी बो रहे हैं, पौधा भी बो रहे हैं, उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है, उसके लिए बीज की आवश्यकता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है।
और यदि हमें पतन करना होगा, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं कह रही हूँ कि पतन की ओर ना जाएं, सृजन की ओर जाएं। आशा करते हैं कि हम सृजन की ओर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समाज में सादर प्रणाम, सुप्रभात।